Hello everyone, welcome to Allen Junior Wing. Today I will teach you history topic, the French Revolution. First of all, let me introduce myself. My name is Govind Singh and today I will teach you history. This is the world history. अगर आपको पता हो, क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा है एंशिएंट हिस्ट्री और क्लास 7th में हम पढ़ते हैं मेडिवल हिस्ट्री और क्लास 9th में हम लोग पढ़ते हैं, क्लास 8th में हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ये क्लास 9th का टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस टॉपिक के अंदर हम पूरे जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, राइट। अब वर्ल्ड हिस्ट्री की हमें क्यों जरूरत पड़ी इंडिया को? अब इसमें जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का ऐसा क्या है इसके अंदर कि हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से देखने को या सीखने को मिलता है, राइट। यहां पर इसके अंदर आप देखिए कुछ चीजें आपको नजर आएंगी, राइट। ये देखिए, ये जो है इवेंट एंड प्रोसेस। अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 वर्डों को ऐड किया गया था, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी। ये 3 वर्ड ऐड की बात इन सेंस है कि इन लोगों को फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या चाहिए था? लिबर्टी चाहिए थी, फ्रीडम चाहिए थी और इक्वालिटी चाहिए थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर, राइट। आगे हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में जो है पूरा क्लियर कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता कहां से है, राइट। ये देखिए, इस स्लाइड के अंदर आपको जो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पूरा एकदम जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यहां से फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपकी स्टार्ट होती है, क्या क्या पूरे इंसिडेंट होते हैं उसके अंदर, राइट। उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, जब आप किसी चीज को डराते हो, किसी भी व्यक्ति को डराते हो, उस आदमी को इतना मत डराओ कि उसका डर ही निकल जाए, राइट। जैसे आप सभी को पता है, जब प्रेशर कुकर के अंदर कोई भी चीज बनती है तो एक प्रेशर लेवल इतना बढ़ जाता है प्रेशर कुकर का कि जो वो हवा है उसको बाहर निकलना होता है। तो ऐसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जब लोगों के ऊपर जो है बहुत सारे अत्याचार किए गए लुइस 16 के द्वारा, जो किंग था, जिससे जो लोग हैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए, बहुत ज्यादा अपने आप को जो है तंग महसूस करने लगे। तो फिर उन लोगों ने जो है बहुत ही जबरदस्त रिवॉल्यूशन किया और इसी को बोला जाता है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, राइट। सो यहां पर मैं आपको जो है 1 बाय 1 सारी बातें क्लियर कर दूंगा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन द स्टेट ऑफ अलार्म। जो पेरिस स्टेट है, पेरिस जो सिटी है, वो अलार्म पे थी स्टेट, राइट। और किस डेट को? 14 जुलाई 1789 को। द किंग हैड commanded troops to move into the city. Rumors spread that the would should be under the army to open fire from citizens. लोगों में अफवाह फैल चुकी थी कि जो है किंग ने, अब ये किंग कौन है? लुइस 16 ने जो है एक आर्मी भेज दी लोगों के लिए, मारने के लिए उन लोगों को, राइट। जिसमें से some 7,000 men and women gathered in the front of the town hall and decided to form a people's militia. मिलिशिया इट मीन्स कि लोगों ने अब क्या किया, उस सेना से लड़ने के लिए अपनी आर्मी बना ली, 7,000 लोगों ने ऑलमोस्ट, राइट। दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन द सर्च ऑफ आर्म्स। अब उन लोगों को भी लड़ने के लिए हथियार चाहिए थे, जो आम लोग हैं, जिनके लिए राजा ने सेना भेजी थी उन लोगों को मारने के लिए, राइट। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड्स पीपल मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म इनटू द फोर्ट्रेस प्रिजन एंड बेस्टाइल वेयर होप टू फाइंड हार्डेड एम्यूनिशन। देखिए, अब यहां पर एक जेल होती है बेस्टाइल। बेस्टाइल एक जगह है जहां पर जेल है, वहां पर उन लोगों ने, जो आम लोगों ने हमला कर दिया। इसलिए हमला किया कि वहां पर कुछ तो प्रिजनर थे, कुछ तो कैदी बना रखे थे आम लोग, उनको छुड़वाने के लिए। दूसरा, उसको ये भी लूटने के लिए भी कि वहां कुछ उनको हथियार मिलेंगे जिससे वो फ्रेंच सेना से लड़ सकें, राइट। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वाज किल्ड एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड थ्रू तो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम। अब उनको जब उन्होंने कैदियों को छुड़वाया, सिर्फ 7 कैदी वहां पर मिले, बाकी जो है वहां पर एक इंसिडेंट ये हुआ कि जो वहां का कमांडर था बेस्टाइल जेल का, वो मारा गया इस इंसिडेंट के अंदर। Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. देखिए, अब यहाँ पर वो जो आम लोग हैं किले को बुरी तरीके से, उस फोर्ट्रेस को गिरा देते हैं और फोर्ट्रेस was demolished and the stone fragments were sold in the market to all those who wished to keep survivor of this destruction. देखिए,
हर कोई इतिहास को याद रखना चाहता है। जब उस किले को गिराया जा रहा था, उसमें से जो भी मटेरियल निकला या जो भी चीजें दीवारें गिराई गई वहां से, तो उन कुछ लोगों ने उसको मार्केट में बेच दिया कि देखिए आप इनको खरीद लीजिए, ये जो है एक बहुत बड़ी हिस्ट्री होने वाली है, आप इसको जो है एज ए हिस्ट्री आप इनको अपने पास रख लें और कुछ हमें इसकी कीमत मिल जाए। एट मीन्स को लोगों ने उनको बेच भी दिया टुकड़ों को, जैसे उस जो है जेल टूटी थी उस टाइम में, राइट। The days that followed saw more rioting both the Paris and the countryside. Most of the people were protesting against the price of the bread. अब ये पूरा जो कहानी है कहाँ हो रही है, देखिए पहले हमने बात की कि यहाँ पर एक राजा सेना भेजता है, उसके बाद सेना फिर अपोजिट में हमला करती है, उस केस के अंदर रिटेलिएट करती है, राइट। आगे हम बात करें कि ये जो लोग हैं ये इतने तंग क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो रोटी है, जो ब्रेड है, उसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। राजा ने जो है, कह लो राजा के पास जो है पावर थी टैक्स बढ़ाने की घटाने की। टैक्स बढ़ाने की बात आगे आती है, सबसे पहले हम बात करेंगे वहां पर आम जनता के बीच में जो रोटी का प्राइस है वो बढ़ जाता है, राइट। Much later, when the historians looked back upon their time, they saw it the beginning of the chain of the events ultimately led to the executions of the kings in the France. Through most people at the time did not anticipate this outcome. How and why did this happen? Right? यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब प्राइस बढ़ा ब्रेड का, रोटियों का, राइट, फिर हिस्टोरियंस कहते हैं कि फिर इस वजह से जो है किंग्स को एग्जीक्यूट किया करना पड़ा आम लोगों के द्वारा, उसको सजा मिली थी। हिस्टोरियन ने बातें सारी लिखी थी हिस्ट्री के अंदर, राइट। इतनी पिक्चर आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे हम बात कर, ये देखिए ये पिक्चर है जब किले को गिराया गया था, ये उस टाइम की पिक्चर है। स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल सून आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ द बेस्टाइल। यहाँ पर आर्टिशियन ने इसको जो है बनाया था पिक्चर को, और इसमें दिखाया गया कैसे बेस्टाइल के किले को धाराशायी किया गया था उस टाइम में, राइट। आगे हम बात करें यहां से लाइक फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, राइट। यहां देखिए, राइट, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of the king ascended the throne of the France. 1774 के अंदर लुईस 16 गद्दी पर बैठता है, और वो किस डायनेस्टी का होता है, बॉर्बन फैमिली का होता है वो, ठीक है। He was 20 years old when married to Austria princess Maria Antoinette. Upon his accession, वो 20 साल की जो है राजकुमारी है, वो 20 साल का था और राजकुमारी शादी करता है। कहाँ की प्रिंसेस है ये आपकी ऑस्ट्रिया की, राइट। और जब वो गद्दी पर बैठता है, सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये होती है, जब वो गद्दी पे संभालता है, राजा बनता है, उस टाइम खजाने खाली होते हैं बिल्कुल, मतलब कि सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास चलाने के लिए पैसा नहीं है, राइट। ये लॉन्ग ईयर ऑफ द वॉर एंड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। काफी सालों से जो लड़ाई लड़ रहा था फ्रांस किसी दूसरे देश के साथ में, या फिर किसी दूसरे देश के असिस्ट कर रहा था, हेल्प कर रहा था, उससे उसके जो खजाने हैं वो खाली हो चुके थे, राइट। Added to this was the cost of maintaining an extravagant court of the immense place of the Versailles. अब यहाँ पर क्या हो रहा था, जो महल है उसके उनके ऊपर बहुत सारे खर्चे हो रहे थे, राजा जो है एक प्रकार से। अब यहाँ पर एक वर्ड एक्स्ट्रावेजेंट, बहुत ही खर्चीला आदमी जो है, बहुत ज्यादा खर्चा करता है। जहां पर अगर किसी को 100 रुपए लगाने हो तो 200 रुपए लगा रहा है, 5000 लगा रहा है, 10,000 लगा रहा है, लाइक ऐसे हो रहा है पूरी पूरी, ठीक है। अंडर लुईस 16, French helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. अब यहाँ पर फ्रेंच, जो फ्रांस का राजा है, वो क्या करता है, जो कॉलोनियां यूएसए की 13 कॉलोनियां ब्रिटेन लोगों के अंडर में थी, जो ब्रिटिश पावर के अंडर में थी, उनको रिलीज हेल्प करवाने का काम करता है, उनको फ्रीडम दिलाता है 13 कॉलोनीज को। अब उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है। द वॉर एडेड मोर than a billions leverage and debt already risen to the more than 2 billions leverage. Leverage क्या है, वहां की करेंसी है फ्रांस की, राइट। राजा के पास खजाना नहीं है, लेकिन फिर भी उसने जो है एक प्रकार से ब्रिटिश कॉलोनियों, ब्रिटिश पावर से 13 कॉलोनियां आजाद कराई यूएसए की, राइट। मतलब जब अपना कुछ नहीं है और आगे आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो किसी और चीजों के अंदर। lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest to loans. अब जो है उनको 10% उन्होंने क्रेडिट के साथ जो है वो, जिन्होंने उसको उधार दे रखा था, वो भी डिमांड कर रहे थे फ्रांस से, जो अमीर लोग हैं जिन्होंने जो है प्रकार से लोन दे रखा था। तो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लाइज्ड इन टू स्पेंड इंक्रीजिंग परसेंटेज टू इट्स बजट ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट्स अलोन टू मीट दिस रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ द मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड यूनिवर्सिटीज। द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, राजा के पास भी पैसे नहीं है, लेकिन राजा
दूसरे राष्ट्रों को आजाद करवाता फिर रहा है अपने पैसे से। लाइक आगे हम बात करें, अब राजा क्या सोच रहा है कि पैसा कहाँ से आए अब, तो उसने सोचा क्यों ना टैक्स बढ़ा दिया जाए लोगों के ऊपर, राइट। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है। अब यहाँ पर पूरा इमेज बदलेगी, देखना। येट इवन द मेजर्स वुड नॉट हैव सफिशिएंट फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है यहाँ पर, जो फ्रेंच सोसाइटी है वो उस टाइम में 3 भागों में डिवाइड थी। ये आपको जो है पूरी आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा। फ्रेंच सोसाइटी उस टाइम में 3 भागों में डिवाइड थी। पहली थी क्लर्जी, सबसे टॉप लेवल के जो बैठे हुए थे। सेकंड पे नोबिलिटी, तीसरे पे थे ये तीसरे तीन जो है बिजनेसमैन था, इसमें मर्चेंट्स, कोर्ट्स में थे, ऑफिसर्स, लॉयर्स थे, पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस थे, स्मॉल पीजेंट्स थे, लैंडलेस लेबर्स थी, सर्वेंट्स थे। अब इसमें सबसे मेन जो है ट्विस्ट क्या आता है इस कहानी के अंदर, पूरी जो स्टोरी के अंदर, जो पूरा रेवोल्यूशन है इसके अंदर, जो क्लर्जी ग्रुप है और जो नोबिलिटी ग्रुप है, इनको टैक्स नहीं देना था, इनको टैक्स नहीं पे करना था। इनको प्रिविलेज मिली हुई थी कि आपको टैक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो थर्ड स्टेट है वो सारा टैक्स वो पे करेगी। बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट्स, ऑफिशियल्स, लॉयर्स, बाकी सब जो किसान लोग हैं वो सब वो टैक्स पे करेंगे, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर हम बात करें यहां पर, यस, देखिए यहां तक हमने पढ़ लिया, फिर आगे हम चलते हैं एक बार, राइट। ये देखिए इंक्रीज टैक्सेस, और यहां पर मैंने बताया आपको थर्ड स्टेट जो है उसी को टैक्स पे करना था, बाकी 2 स्टेट को कोई टैक्स पे नहीं करना, ठीक है। The society of states was part of the feudal system that dated back to the Middle Age. The term old regime usually used to describe the society and institutions of France 1789 तक। feudal system क्या होता था, लाइक उस टाइम में कि पुराने जो बंदी लोग हैं, जो किसान लोग हैं, वो इनके जो है एरिया सिस्टम में आते थे पूरे के पूरे, और जिससे वो पेबल थे, टैक्स को पे करने का उन्हीं को अधिकार था बस, बाकी स्टेट 1, स्टेट 2, क्लर्जी और नोबल्स को टैक्स पे करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, राइट। Show how the system of the state French society was organized. Peasants made up of the 90% of the population. अब देखिए सबसे मेन बात यहाँ पर ये है, जो किसान थे वो पॉपुलेशन का 90% थे। However, only a small number of them owned by and land they cultivated. About 60% of the land was owned by the nobles. देखिए 90% किसान है, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है, लाइक बोने के लिए जमीन उनके पास नहीं है, क्योंकि सारी जमीन किनके पास है, 60% जो है वो नोबल्स के पास में सारी जमीन, मतलब वो तो सिर्फ बंधुआ मजदूरी करते थे वो किसान लोग। चर्च एंड अदर richer members of the third states, the member of the first 2 state, that is clergy and the nobility. क्लर्जी जो लोग थे जो टॉप पे बैठे हुए थे, नोबल्स बीच में थे, और थर्ड पे जो है आम लोग थे जो टैक्स पे कर रहे थे। enjoyed certain privilege by the birth. The most important this was exemption from the paying tax to the state. आपको टैक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है क्लर्जी ग्रुप्स को और नोबल्स ग्रुप को, राइट। द नोबल्स ब्रदर्स enjoyed feudal privilege. उनको जो है एक प्रकार से नोबल्स को जो है स्टार्टिंग से प्रिविलेज उनको हासिल थी कि आपको कुछ भी टैक्स पे नहीं करना। दिस इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज व्हिच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। पीजेंट्स वर ऑब्लिज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू लॉर्ड, टू वर्क हिज हाउस एंड फील्ड्स, टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स। सारा काम बिल्डिंग बनाने का सारा काम किसान कर रहे थे, आम मजदूर कर रहे थे, वहां पर खेतों में काम करवाना है किसान थे वहां पर। लेकिन ये जो ग्रुप थे सारे के सारे दोनों ग्रुप जो है स्टेट 1 स्टेट 2, ये इनका काम ये कुछ भी नहीं था काम करवाना, लाइक मतलब कि वो ना उनको टैक्स पे करना है, सिंपल उन लोगों से जो है काम करवाना है किसी ना किसी तरीके से, राइट। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड द शेयर ऑफ द टैक्सेस कॉल्ड। अब यहाँ पर सर ऑलरेडी खाने महंगे पड़े हैं, ब्रेड की रोटियां महंगी पड़ी हैं, और चर्च को अपना टैक्स चाहिए यहाँ पर फ्रॉम द पीजेंट्स, वो भी किसानों से। एंड फाइनली द ऑल मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। दिस इंक्लूड द डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टेली, मतलब कि यहाँ पर 2 टैक्स पे किए जा रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। एंड नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हिच वर लिव्ड आर्टिकल्स ऑफ द एवरीडे कंजप्शन लाइक सॉल्ट और टंबाकू। द बर्डन ऑफ फाइनेंशिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। अब यहाँ पर लिवरे मैंने आपको बताया था, ये जो है फ्रांस की क्या थी उस टाइम में करेंसी थी, राइट। आगे हम बात करें क्लर्जी ग्रुप। जो क्लर्जी ग्रुप है ये सबसे टॉप लेवल का ग्रुप है, जो सबसे टॉप पे बैठा हुआ था, राइट, जिसको हम जो है ये जो प्रीस्ट होते हैं चर्च के अंदर, तिथे क्या था, ये भी एक प्रकार का टैक्स जो चर्च वसूल करता था किसानों से, राइट। और आगे चलिए, ये भी टैक्स जो है आपका, ये टेली टैक्स भी जो है किसानों को देना पड़ता था डायरेक्टली
गवर्नमेंट को, राइट। तो यहां पर आपको पूरी पिक्चर क्लियर नजर आ रही होगी कि टैक्स आम लोगों से ही टैक्स वसूल किया जा रहा था इसमें, राइट। आगे हम बात करें यहां पर, देखिए ये पिक्चर बहुत ही शानदार है। इस पिक्चर को मैं आपको बहुत ही क्लियरली तरीके से बताऊंगा, राइट। अब यहां पर देखिए इस पिक्चर के अंदर क्या है। इस पिक्चर का नाम है द स्पाइडर एंड द फ्लाई। अब यहां पर क्या हो रहा है इस पिक्चर के अंदर, द नोबल मैन इन द स्पाइडर एंड पीजेंट द फ्लाई। इसके अंदर कहा गया है जो नोबल मैन है, ये नोबल मैन है, इसको मकड़ा कहा गया है, मकड़ा, ठीक है। और जो फ्लाई है इसको मक्खी कहा गया है, इस किसान को, राइट। इस पिक्चर के अंदर द मोर द डेविल्स हैज द मोर द ही वांट। डेविल के पास मतलब नोबल्स लोग बैठा हुआ है, इसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन फिर भी ये और डिमांड कर रहा है। देखिए यहाँ पर बहुत सारा चीजें रखी हुई है, लेकिन फिर भी और डिमांड कर रहा है, किससे? आम किसानों से, राइट। दिस पुअर फेलो बीइंग द एवरीथिंग्स ग्रेन, ये सब कुछ ले रहा है, फ्रूट्स ले रहा है, मनी सलाह सब कुछ ले रहा है आम किसानों से, और उस किसान की तरफ ये देख भी नहीं रहा जो इसको देने आया है। तो इस गरीब हालत, इस किसान की गरीब हालत को आप देखिए एक बार कि कितनी इसकी जो है दशा थी, कितनी खराब थी उस टाइम में, राइट। इस पिक्चर में वो पूरा का पूरा नजर आ रहा है, ठीक है। आगे हम बात करें द स्ट्रगल टू सर्वाइव। जो द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोजन अप फ्रॉम द 23 मिलियन टू 1715। 23 मिलियन थी उस टाइम में फ्रांस की पॉपुलेशन 1715 में, और 28 मिलियन होगी 1789 के अंदर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो फ्रेंच जो पॉपुलेशन है, फ्रांस की पॉपुलेशन है। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। और जिससे क्या हो गया, अगर देखो जनसंख्या बढ़ेगी तो खाने की डिमांड बढ़ेगी, सीधी सी बात है। अब जब खाने की डिमांड बढ़ी तो खाने के रेट बढ़ गए। अब जब रेट बढ़ गए, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, राइट। तो उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट बी कीप पेस विद द डिमांड। जैसे जैसे लोगों की प्रोडक्शन, जैसे जैसे लोगों की कंजप्शन थी, उस तरीके से जो है पॉपुलेशन के हिसाब से कंजप्शन जो है, जो खाने का जो चीजें थी वो अवेलेबल नहीं हो पा रही थी या बहुत महंगी थी। तो द प्राइस ब्रेड विच वाज स्टेपल डाइट इन द मेजॉरिटी रोज रैपिडली। जो स्टेपल मतलब डाइट, जो ब्रेड है, जैसे हम लोग आम रोटी खाते हैं वैसे वो लोग ब्रेड का यूज कर रहे थे, ठीक है। उसके रेट डे बाय डे इंक्रीज हो रहे थे। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज अ लेबरर इन द वर्कशॉप्स हुज ओनर्स फिक्स देयर वेजेस। और यहाँ पर कुछ वर्कर्स कंपनियों के अंदर, मिलों के अंदर काम कर रहे थे, उनको सैलरी मिल रही थी, लेकिन जिस तरीके से ब्रेड के रेट बढ़ रहे थे ना, उस तरीके से जो है उनको सैलरी नहीं मिल रही थी। इट मीन्स क्या है, महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन उनकी सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं था। ये चीजें हो रही थी पूरी की पूरी। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस with the rise of prices, so the gap between the poor and the rich witness things became worse whenever drought or hail did reduce the harvest. This lead to the subsistence crisis, some things that occurred frequently in France during the old regime. इसमें क्या हुआ, देखिए एक मूवी है शिवाजी द बॉस, उसमें क्या कहा गया है कि जो गरीब है आज के टाइम में वो और गरीब होता जा रहा है, और जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। इस केस में ऐसा ही था कि जो है खाने के रेट बढ़ चुके थे, सैलरी नहीं बढ़ी है यहाँ पर आम लोगों की, राइट। जिससे क्या हुआ, उस टाइम के अंदर लोगों के बीच में एक खाई बन गई, अमीर और अमीर हो गया और गरीब हो रहा है, राइट। और सबसे मेन चीज इसमें क्या हुआ, आप इसको थोड़ा सा देखिए, यहां पर देखिए एक बार इसको। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, जब जीवन जीने के लिए हमें रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, राइट। जब रोटी ही नहीं होगी तो कपड़े और मकान का हम क्या करेंगे। जीवन जीने के लिए आम लोगों के पास बेसिक नीड भी नहीं थी, खाना भी नहीं था, तो किसान जो आम वो लोग हैं वो क्या करेंगे, क्या खाएंगे उस टाइम के लोग। तो कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, राइट। आगे हम बात करें यहां पर a growing middle class emphasis and end of the privilege। हर कोई चाहता है ये जो फैसिलिटी मिली हुई है क्लास स्टेट 1 और 2 को, क्लर्जी और नोबल्स ग्रुप को, ये किसी न किसी तरीके से खत्म होनी चाहिए, जिससे वो लोग भी जो है टैक्स के जो है एरिया में आ सके, टैक्स के उस क्राइटेरिया में आ सके। इन द पास्ट पीजेंट्स एंड द वर्कर्स हैड पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड द फूड स्कार्सिटी। देखिए इससे पहले भी जो है रिवोल्ट हुआ, और अब ये पूरा का पूरा कहानी क्या हो गई कि रिवोल्ट होना बाकी था,
लोग इसके जो इकट्ठे हो चुके थे इसके खिलाफ, ठीक है। टैक्स बढ़ाने की बात चल रही थी। फूड जो है स्कार्सिटी होता है बहुत बुरी तरीके से किसी चीज की कमी होना, बट दे लैक्ड मींस एंड program to carry a full scale measure that he would bring about a change in the social and economic order. This was left to those groups within the third state who had to become prosperous and access to education and new ideas. देखिए अब इसके अंदर जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, वहां पर लॉयर हैं, वहां पर मर्चेंट्स लोग हैं, वो अमीर भी थे, तो उन्होंने स्टार्ट किया। देखो गरीब लोगों के पास तो खाने के पैसे नहीं थे, तो वो कैंपेन करने के पैसे कहां से लाएंगे, रैलियां करने के पैसे कहां से लाएंगे, राइट। तो यहाँ पर कुछ पढ़े लिखे लोग थे थर्ड स्टेट के अंदर भी, तो उन्होंने मुहिम को उठाया, बाहर निकाला कि क्यों ना क्यों हम लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाएं कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग हैं, इनको जो प्रिविलेज मिल रहे हैं, जो इनको फैसिलिटियां मिल रही हैं, ये सारी की सारी बंद होनी चाहिए, राइट। In 18th century, witness in the emergencies of the social groups termed as a middle class who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of the goods such as woolen and the silk textile were either exported to brought by the बहुत रिचर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। देखिए अब जो थर्ड स्टेट के कुछ लोग हैं वो तो अपना जीवन यापन अच्छे से कर रहे थे, कुछ अपने सामान को बाहर एक्सपोर्ट करके, और कुछ जो है अपने जो अमीर लोग थे वहां पर फर्स्ट और सेकंड स्टेट के, उनको अपना सामान बेचकर कुछ तो अपना काम गुजारा कर ही रहे थे। इन एडिशन टू द मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स द थर्ड स्टेट्स इंक्लूडेड प्रोफेशंस सच एज लॉयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। ऑल द दीज आर वर एजुकेटेड एंड द बिलीव्ड दैट नो ग्रुप ऑफ सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय द बर्थ, राइदर ए पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट बी डिपेंड ऑन द मेरिट। देखो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जो काबिल होगा वो राजा नहीं बनेगा। इट मीन्स क्या है कि क्या ये सोसाइटी ऐसे चलने वाली थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा? नो, जो काबिल है वही राजा बनेगा। इट मीन्स जो ये सोसाइटी में लोग बैठे हुए थे 1 और 2 लेवल के ऊपर, इनको किसी न किसी तरीके से इनके प्रिविलेज कम किए जाएं, जिनको मेरिट जो इस चीज को जो है अफोर्ड कर सकते हैं, इट मीन्स जो लोग डिजर्व करते हैं उन्हीं को सारे बेनिफिट मिलने चाहिए, राइट। दिस आइडियाज in which is a society based on the freedoms and the equal laws and opportunities for all were put forward by the philosophers such as John Locke। अब यहाँ पर जॉन लोकी कौन फिलोसफर थे उस टाइम के? जिसको रूसो टू ट्रस्टीज ऑफ गवर्नमेंट, लोकी साउट रिफ्यूट टू डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड द एब्सोल्यूट राइट्स। इन 2-3 लोगों ने, फिलोसफर ने उस टाइम में बात की क्यों ना इन गरीब लोगों को हक दिलाए जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए, अपनी बुकों में लिखा जाए, राइट, जिससे सारी की सारी सोसाइटी अवेयर हो सके, जागृत हो सके। सोसाइटी के अंदर लोग जागना भी बाकी थे, अभी आगे जो चीजें हैं और खराब होने वाली हैं, राइट। अब यहां पर मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूं, ये देखिए यहां पर, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया था पहले भी कि ये देखिए बैड हार्वेस्ट, उस वक्त इतना बुरा हुआ इन किसानों के साथ में, इनकी जो फसल है खड़ी की खड़ी बर्बाद हो गई, बहुत ज्यादा ठंड पड़ी, फसल अच्छी नहीं हुई। अब बैड हार्वेस्ट से क्या हुआ होगा? The poorest can no longer buy bread। देखो अब जब किसी के पास फसल है, अब फसल बेचकर पैसे आएंगे, जब पैसा ही नहीं होगा तो क्या होगा? ब्रेड खरीदने के पैसे नहीं होंगे उसके पास, ब्रेड नहीं खरीद सकता वो आदमी, राइट। और जब वो अच्छा खाना नहीं खरीद सकेगा तो क्या होगा? उसकी हेल्थ को बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, और इंपैक्ट पड़ने से क्या हो जाएगा? डिजीज एपिडेमिक्स मीन्स क्या होता है? वहां पर पूरी बीमारी फैल जाएगी आसपास, ठीक है। उसको जो है कुपोषण हो जाएगा, कुपोषित हो जाएगा वो, राइट। जैसे आपको पता होगा पेंडेमिक क्या होता है, जो बीमारी पूरे ऑल वर्ल्ड में फैल जाती है, जैसे कोविड-19 आया था वो पूरे वर्ल्ड में फैल गया था, दैट इज कॉल्ड पेंडेमिक। और एपिडेमिक क्या होता है? जो एक पर्टिकुलर एरिया में फैले, दैट इज कॉल्ड एपिडेमिक, राइट। सो द कोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस क्राइसिस पूरा का पूरा ऐसे आपको देखने को मिलेगा उस टाइम में, राइट। ये पैरा मैंने आपको पढ़ा दिया, आगे हम पढ़ेंगे यहां से, राइट। Of the monarch, Rousseau carried the idea forward, proposing a form of government based on a social contract between people and their representatives। रूसो चाहता था कि जो आम लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? जैसे हमारे एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, ये लोग हमें संसद में जाकर हमारे को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे इशू को उठाते हैं कि जिस जहां से एमएलए बने हैं, एमपी बने हैं, सांसद बने हैं, जहां से ये वहां के जो एरिया के इशू को ये उठा सके। उसी प्रकार ये आम लोगों की जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे उनके इशू को वो लिफ्ट कर सके। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज मोंटेस्क्यू प्रपोज्ड ए डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब यहाँ पर मोंटेस्क्यू क्या कह रहा है अपनी बुक के अंदर, द स्पिरिट ऑफ द लॉज के अंदर, कि 3 ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी।
अब ये लेजिस्लेटिव क्या होता है, जो कानून बनाते हैं उनको हम लेजिस्लेटिव कहते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव जो कानून को लागू करवाते हैं उनको हम अलग मानते हैं। लेजिस्लेचर का कानून बनाने का काम होता है और एग्जीक्यूटिव का कानून को लागू करवाने का काम होता है। और तीसरी आती है जुडिशरी, वो कानून को देखती है जो कानून लेजिस्लेचर ने बनाया है, जो एग्जीक्यूटिव लागू करवा रहे हैं उसको, क्या ये कानून सही है, क्या ये लोगों को कुछ भला कर रहा है, राइट। तो ये सब चीजें इसके अंदर देखने को मिलेगी। दिस मॉडल ऑफ government was put into the force in the USA after the 13 colonies declared their independence from the Britain। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था आपको, फ्रांस के पास खुद पैसे नहीं है, लेकिन वो ब्रिटेन से जो है ना यूएसए की 13 कॉलोनियां उसने फ्रीडम दिलाई उनको। वहां पर ये तीनों कानून लागू हो चुके हैं, वहां पर लोगों को फ्रीडम मिल चुकी है, वहां पर लोगों को लेजिस्लेचर मिल चुका है, वहां पर लोगों को जुडिशरी मिल चुकी है, वहां पर लोगों को एग्जीक्यूटिव मिल चुका है। लेकिन फ्रांस के अंदर इसका जो है दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, राइट। द अमेरिकन Constitution and the guarantee of the individual rights was an important example of the political thinkers in the France। देखिए अब यहाँ पर जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इनमें ऐड कर दिया कि लोगों को पूरी तरह फ्रीडम मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, ठीक है, फ्रेटर्निटी मिल, भाईचारा होना चाहिए लोगों के बीच में। बट ये फ्रांस में अभी दूर दूर तक नहीं था। तो लोग यही डिमांड कर रहे थे, जिसको आपने आजाद कराया वहां पर तो रूल रेगुलेशन प्रॉपर चल रहे हैं और आप लोग हमारे ऊपर जो है मन माने अपने रूल थोप रहे हो, राइट। The ideas of these philosophers were discussed intensely in the saloons, the coffee houses, and spread among the people through the books, newspaper. These were frequently read about, allows a group of the benefit of those who could not read and write। देखिए अब इन आइडिया को ना लोगों के बीच में लाया जा रहा है बाय न्यूज़पेपर। जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर में छापा गया ये सारे जो है नियम इस फ्रांस देश में भी लागू होने चाहिए, पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए लोगों को। और जो लोग पढ़ नहीं सकते उन लोगों को लाउडली बताया गया कि आप ये देखिए, अनपढ़ लोग जो थे उनको बताया गया कि हमें इस चीज की डिमांड चाहिए, राइट। द न्यूज that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state government, generate anger, protest against the system or privileges। अब लुई 16 मन बना चुका था भाई, ठीक है, मन क्या बना चुका था मेरे प्यारे बच्चों, कि भाई वो चाहता था कि टैक्स बढ़ाए जाए, टैक्स बढ़ेगा तो जो है रेवेन्यू जनरेट होगा, पैसा जनरेट होगा। और उसका मन बन चुका था क्यों ना भाई जो है एक प्रकार से टैक्स के लिए जो है जो मीटिंग है वो बुलाई जाए, राइट। आगे हम बात करें यहाँ पर, देखिए एक व्यक्ति होता है फ्रांस का, एक लड़का होता है और जो पढ़ने के लिए विदेश जाता है, फिर वो पढ़ के आता है, जॉर्ज जेंटन कहता है, ठीक है। ये पूरी इसकी स्टोरी है कि वो पढ़ा लिखा आदमी है लेकिन उसको फ्रांस में कहीं जॉब नहीं मिल रही है। अगर जॉब मिल भी रही है तो लोग उससे जो है घूसखोरी मांग रहे हैं, घूस मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। करप्शन जो है बहुत ज्यादा चरम सीमा पे बढ़ चुका था उस टाइम फ्रांस के अंदर, राइट। आगे हम बात करें यहाँ पर, देखिए द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, the outbreak of the revolution। Louis XVI had to increase taxes for reason you have to learn in the previous section। अब लुईस 16 क्यों टैक्स बढ़ा रहा था, क्योंकि फ्रांस के सरकार के खजाने खाली हो चुके थे। How do we think that could have gone about doing in in France of the old regime? The monarch did not have to power to impose tax according to his will alone। देखो अकेला राजा इन टैक्स को नहीं बढ़ा सकता था, इसके लिए एक प्रॉपर चैनल होता था, सिस्टम होता था। Rather he had to call a meeting for the state journal which would then pass his proposal for the new taxes। उसको जो है स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी थी इसके अंदर। अब ये स्टेट जनरल क्या था वो आपको बताऊंगा। स्टेट जनरल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट, अब इसके अंदर 3 स्टेट थे जैसे हमने बात की थी। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी थी, सेकंड स्टेट नोबल्स थे और थर्ड स्टेट में पीजेंट्स मर्चेंट्स ग्रुप आता था, राइट। सेंट टू हिज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउएवर द मोनार्क alone could decide when the call a meeting of this body। The last time it was done was in 1614। ये लास्ट मीटिंग जो है वो 1614 में बुलाई गई थी। उस 17 अब ये देख लिए अभी चल रहा टाइम 1789, ये मीटिंग अब बुलाई जा रही है 1614 के बाद। अब इस मीटिंग में क्या होता है, on 5 मई 1789 Louis XVI called together assembly for a state general to pass proposal for the newest taxes। अब यहाँ पर प्रपोजल लाया जाता है टैक्स बढ़ाने के लिए कि भाई टैक्स बढ़ाए जाएंगे, ठीक है। उन सभी जो है स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाए, राइट। resplendent hall in the Versailles was prepared to host the delegates। अब यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उस महल को सजाया गया था राजा के द्वारा। द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच। इस कहानी को यहाँ से समझिए आप लोग, इस रिवोल्यूशन को यहाँ समझिए कि जो है फर्स्ट और सेकंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो क्लर्जी ग्रुप है उनके 300 रिप्रेजेंटेटिव आते थे यहाँ पर, और जो नोबल ग्रुप है उसके भी 300 आते थे, ठीक है। जो क्लर्जी है, जो क्लर्जी ग्रुप है आपका यहाँ पर, क्लर्जी ग्रुप के भी यहाँ पर कितने रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं,
300 मेंबर आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जो नोबल ग्रुप है उसके भी 300 आ रहे हैं, राइट। और जो आपका थर्ड स्टेट है, जो आपका किसानों पीजेंट्स, इसको अगर हम मान लें तो इसके 600 मेंबर्स यहाँ पर आएंगे, टोटल बनते हैं 1200, राइट। ये आपकी कहानी पूरी की पूरी आपको क्लियर नजर आ रही होगी यहाँ पर। ये रिप्रेजेंटेटिव है जो रिप्रेजेंट कर रहे थे क्लर्जी ग्रुप को 300, नोबल ग्रुप को 300 लोग। जैसे हमारे एमएलए हैं, एमपी होते हैं ना, हमें रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वैसे ही इनके 300 लोग इनको रिप्रेजेंट करते थे इस स्टेट के अंदर, राइट। हु वर सेटेड इन द रोज फेसिंग ईच अदर्स टू साइड्स व्हाइल द 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट्स हैड टू स्टैंड इन द बैक। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, 300 मेंबर क्लर्जी ग्रुप की आई, 300 मेंबर नोबल ग्रुप के आए। उन लोगों के लिए फर्स्ट क्लास चेयर लगा रखी थी। अब चेयर लगा रखी थी, कोई इशू नहीं है, दोनों को चेयर दी गई, क्लर्जी और नोबल ग्रुप को। लेकिन जो पीजेंट्स ग्रुप था, जो थर्ड स्टेट्स का ग्रुप था, उनको कोई चेयर नहीं दी गई, उनको जो पीछे खड़ा कर दिया गया जस्ट उनके, जिससे उनको बहुत इंसल्ट फील हुई। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ तक भी उन लोगों ने सहन कर लिया। द थर्ड स्टेट्स वाज रिप्रेजेंटेड बाय द मोर प्रोस्पेरियस एंड द एजुकेटेड मेंबर्स। अब यहाँ थर्ड स्टेट जो थी ना, जो पीजेंट्स वाले थे, मर्चेंट्स थे, जो लॉयर्स थे, वो लोग भी यहाँ पर आए हुए थे और पढ़े लिखे लोग आए थे, ऐसी बात नहीं है इसके अंदर भी। पीजेंट्स, आर्टिशियंस एंड द वीमेन्स वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। पीजेंट्स किसानों को, आर्टिशियंस जो हाथ का काम करते थे अपना, और जो महिलाएं हैं उनको असेंबली के अंदर आने की बिल्कुल मनाही थी, वो नहीं आ सकते थे। However, their grievance and demand were listed in the some 4,000 letters which the representatives had brought into them। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि उन लोगों ने 40,000 लेटर भेजे। अगर वो नहीं आ सकते कोई इश्यू नहीं है, 40,000 उन लोगों ने लेटर भेजे कि देखिए भाई हमारी ये प्रॉब्लम है, अगर आप हमें नहीं बुलाओगे, हमारी लेटर को तो देख लो एटलीस्ट कि हम किस किस समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो 40,000 जो है वहां पर लेटर लाए गई, राइट। अब यहां पर हम बात करें कि ये थोड़ा सा हम डेट पे ध्यान दे देते हैं, राइट। ये देखिए यहाँ 1774 के अंदर जो है लुइस 16 के राजा बनता है 1774 के अंदर। और जब वो राजा बनता है, हमने बात की थी खजाने खाली होते हैं। 1789 के अंदर जो है नेशनल असेंबली जो है एक प्रकार से अपनी एक पार्टी अलग बन जाती है। जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, वो नेशनल असेंबली बना लेते हैं अलग से अपनी, राइट। और 1791 के अंदर जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाता है उन लोगों के बिहाफ पे। ये पूरी स्टोरी बता रखी है, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता रखा पूरा का पूरा कि वो पूरी सिस्टम क्या कहानी चली थी। 1791 के अंदर जो है राजा जो है उनके कहने पर एक जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर देता है। 1792 1793 के अंदर क्या होता है, वहां के आम लोग राजा को बिहेड कर देते हैं, उसका सर काट देते हैं, और जो राजा जिस पार्टी से बिलोंग करता है, जैकोबियन रिपब्लिक से, उसको हटा देते हैं। और वहां पर रूल किसका जाता है, डायरेक्टरी रूल फ्रांस का जाता है। और फिर यहाँ पर 1804 के अंदर नेपोलियन जो है यहाँ पर राजा बन जाता है इन भोले भाले लोगों का फायदा उठाकर। फिर 1815 के अंदर नेपोलियन का वॉर होता है, वाटरलू, जिसमें नेपोलियन हार जाता है। ये पूरी समरी यहाँ पर दे रखी है उस टाइम की पूरी, राइट। ये किस कैसे कैसे कहानियां चली यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहां से पढ़ेंगे। देखिए मैंने बताया आपको 40,000 लेटर भेजे गए कि हमारी समस्याओं को सुना जाए राजा के द्वारा, लेकिन उनको तो एंट्री तक नहीं दी गई। आम महिलाओं को, किसानों को, और जो उस वक्त के जो हाथ का लाइक आर्टिशियंस, जो पोल्ट्री का काम करते उस टाइम के लोग हैं, राइट। वोटिंग इन द स्टेट्स जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैज वन वोट। देखिए वोटिंग सिस्टम बहुत ही अजीब था इनका। दिस टाइम टू लुइस 16 was determined to continue the same practice। अब वोटिंग सिस्टम क्या था, इन्होंने कहा राजा ने क्लर्जी ग्रुप का एक वोट माना जाएगा, और जो नोबल ग्रुप है उसका भी एक वोट माना जाएगा, और जो थर्ड स्टेट जिसको पीजेंट्स ग्रुप मान ली इसको अगर हम, तो इसका भी एक माना जाएगा। अब टोटल बनते हैं ये आपके 3, राइट। ये टोटल 3 बनते हैं यहाँ पर। अब चीजें क्या हो रही थी यहाँ पर कि वोटिंग अगर जीतनी हो तो 2:3, इट मीन्स कि 2 जिसके पास होंगे वो विनर होगा इसका, I mean, फिर लो इम्पोज हो जाएंगे उसके ऊपर। अब जो क्लर्जी और जो नोबल ग्रुप है ये तो बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे पीजेंट की तरफ, तो 2 वोट तो सीधे यहीं पर ही आ गए। तो इट मीन्स क्या था, क्लियरली ये शो हो रहा था कि जो है कि पावर सारी की सारी फिर राजा के हाथ में आनी थी, फिर इसको टैक्स बढ़ाने में बहुत आसानी हो जाती। तो आम लोगों ने क्या मुद्दा उठाया, उन लोगों ने सजेशन दिया कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब की बार कैसा होना चाहिए कि 300 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके क्लर्जी ग्रुप से, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, और 300 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके नोबल ग्रुप को, और 600 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके थर्ड स्टेट जिसको पीजेंट हम कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो ये सारे के सारे लोग हैं, हर एक व्यक्ति का एक वोट कंसीडर किया जाए, राइट।
जिससे कि हमें आसानी हो जाएगी, देखते हैं कौन किसकी तरफ हो जाएगा, जिससे ये पूरा क्लियर पावर खत्म हो जाएगा कि पहले वाला जो रूल है उसको हटाया जाए और इस नए रूल को इम्पोज किया जाए, जिससे जो है हमारे चांस भी बढ़ सकते हैं, मे भी उनके चांस बढ़ जाएं वोटिंग पावर जीतने के लिए, राइट। तो इस बात में पूरा बात हो रही थी सारी की सारी, और राजा अपनी मनमानी के साथ कह रहा था कि नहीं, जो पहले सिस्टम चल रहा है उसी हिसाब से वोटिंग मानी जाएगी, मतलब एक ग्रुप का एक ही वोट माना जाएगा और 2:1 का जो है 2 वाला ही विनर माना जाएगा, जिसकी तरफ 2 वोट होगी। दिस was one of the democratic principle put forward the philosopher like Rousseau in the books Social Contract. When the kings rejected this proposal, members of the third states walked out the assembly in protest. अब जो वहाँ के आम मेंबर लोग हैं वो असेंबली हॉल को छोड़कर बाहर चले जाते हैं क्योंकि उनके रूल को माना नहीं जाता, राइट, जो उन्होंने सजेशन किया था। आगे हम बात करें, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट्स viewed themselves as a spokesperson for the whole French nation. On 20 June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the ground of the Versailles. अब यहाँ पर ये सारे लोग हैं जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, वो सारे के सारे बाहर निकलकर वॉकआउट कर जाते हैं संसद से, और बाहर आके एक जो हॉल है, आई मीन्स एक जो है ये इंडोर टेनिस कोर्ट था, वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और दे डिक्लेयर्ड themselves in National Assembly, एक पार्टी का नाम रख लेती है नेशनल असेंबली, and swore not to the disperse they till they had drafted a constitution France they would limit the power of the monarch. मतलब उनका मेन फोकस ये था कि क्यों ना अब जो है टाइम आ चुका है राजा की पावर को जो है लिमिटेड किया जाए, राइट। They were led by the Merubia and Abbe Suez. Merubia was born in the noble family. अब यहाँ पर 2 लोग होते हैं, मेरुबिया और दूसरा आदमी है ये एबी सुएज। ये क्या कहा, मेरुबिया जो है वो नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। देखिए नोबल होते हैं कि जो किसानों की तरफ कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे, बट ये नोबल आदमी था जो किसानों का साथ दे रहा था। इट मींस बहुत अच्छी बात थी। वॉज कन्विंस्ड दैट नीडेड टू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल्स प्रिविलेज। वो चाहते थे कि जो हमारे अंदर जो नोबल लोगों के अंदर ये सारी फैसिलिटी है ये बंद होनी चाहिए किसी भी कॉस्ट के अंदर। ही बाउट आउट ए जनरल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउडेड असेंबली एंड वर्सलीज। यहाँ पर उसने बहुत ही जबरदस्त स्पीचेस दी आम लोगों के बीच में, और जो आम लोग हैं वो सहमत भी हो चुके थे उनकी बातों से कि भाई हाँ एक नोबल पर्सन है, हमें बहुत ज़्यादा ये जो है हेल्प कर रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है इस चीज़ के अंदर, राइट। सो लोगों को उसने कन्विंस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आगे हम बात करते हैं, ये देखिए पिक्चर नंबर आपको ये आगे नजर आएगी पूरी की पूरी। ये देखिए ये वो टेनिस कोर्ट आउट है जहाँ पर सभी लोगों ने प्रतिज्ञा ली कि भाई हमें जो है हमें इस राजा को हटाना है किसी भी कॉस्ट के ऊपर, राइट। ये आपको पिक्चर नजर आ रही होगी इस टाइम की, राइट। Abbe originally a priest wrote an influential pamphlets called Robert the Third States. अब ये जो है एक प्रकार से प्रिस्ट था और इसने भी जो है बहुत पैम्पलेट छापे लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए कि क्यों ना भाई लोगों को जो है अवेयर किया जाए। जो अनपढ़ लोग हैं उनको अवेयर करने का थोड़ा सा उन्होंने बीड़ा उठाया हुआ था, राइट। अब यहां पर हम बात करेंगे पूरी की पूरी, देखिए राइट। ये थोड़ा सा इसको ऐसे सेट कर लेते हैं, फिर आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट। While the National Assembly was busy at the Versailles drafting a constitution, the rest of the French settled the tribunals. देखो जब नेशनल असेंबली वर्सलीज के अंदर ड्राफ्टिंग करी थी कॉन्स्टिट्यूशन को, उस टाइम फ्रांस के अंदर एक बहुत बड़ी जो है अफरा तफरी मच जाती है। ए सेवर विंटर्स, विंटर हैड ए मीन टू हैड अ बैड हार्वेस्ट। अब विंटर बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका था जिससे फसल बर्बाद हो चुकी। द प्राइस ऑफ द ब्रेड रोज, अब प्राइस वही ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, जिससे क्या हुआ सिचुएशन एंड द हॉट ऑफ सप्लाईज। अब जो है कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया। अगर आपको पता हो कोरोना टाइम के अंदर जब कोरोना आया था उस टाइम जो है मास्क के रेट कितने बढ़ चुके थे, उस टाइम सैनिटाइजर के अगर आपको पता हो रेट लोगों ने जो है स्टोर करना स्टार्ट कर दिया उन चीज़ों को। उसी प्रकार यहाँ पर जो ब्रेड की जो फैक्ट्रियों में जो लोग जिनकी फैक्ट्रियाँ थी उन लोगों ने ब्रेड को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया, जिससे जो है प्राइस और बढ़ते गए और एक टाइम ऐसा आ गया कि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक चले गए। स्पेंडिंग हावर्स इन द लॉन्ग क्यू एंड द बेकरी क्राउड्स ऑफ द एंग्री वीमेन स्टॉर्म इनटू द शॉप्स। और एक टाइम ऐसा हुआ कि जो आम लोग हैं जो लोग भूखे थे उन लोगों ने दुकानों को लूटना स्टार्ट कर दिया। एक टाइम ऐसा आता है कि जो है मरता आदमी क्या नहीं करता, ये कुछ ऐसी कहानी होती है, एक ऐसी बात होती है कि at the same time the king ordered troops to move into the Paris on 14 July against the crowd stormed the destroyed the Bastille। राजा ने हुक्म दे दिया कि जाओ इन लोगों को दबाओ, इस रिवोल्यूशन को दबाने की कोशिश करो, लोगों को किसी ना किसी तरीके से इस मुद्दे से दूर हटाओ। That's it। In the countryside rumors spread from the village to village that the lords of the manor had hired bands of the
ब्रिगेड्स एंड दे वर देयर वे टू डिस्ट्रॉय द रीप क्रॉप्स कॉट इन द फ्रेंच। लोगों में अफवाह फैल चुकी थी कि जो जमींदारों के जो बॉडीगार्ड हैं जो उस टाइम हायर कर रखे थे उन लोगों ने, वो किसानों की फसलों को जो बर्बाद करने आ रहे हैं, जिससे क्या हुआ, किसान भी बुरी तरह से भड़क चुके थे उस टाइम के अंदर। ठीक है, सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स सीज द होर्स एंड द पिच वॉर्म्स टेक्स्ट चेटिक्स they looted, hoarded grain and burnt down documents containing record of the manorial dues। बहुत बढ़िया फायदा ये हुआ लोगों का कि जब ये सारी चीजें हो रही थी उस टाइम के अंदर, राइट, तो दंगे भड़क चुके थे। अब यहाँ पर जो जमींदार लोग थे जिनके पास रिकॉर्ड थे कि किस किसान को कितना पैसा देना है उनका, वो सारे के सारे रिकॉर्ड भी किसानों ने जला दिए, जिससे उनको बहुत खुशी मिली कि एटलीस्ट अभी हमें रिकॉर्ड जल चुके हैं, तो किसानों को कम से कम जो है कोई लगान तो नहीं पे करना पड़ेगा जमींदारों को, राइट। A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating neighboring countries। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो नोबल्स थे, काफी नोबल्स तो भाग खड़े हुए, किसी दूसरी कंट्री में भाग गए, अपने घर छोड़ के भागे, खाली करके भागे, क्योंकि उनको पता लग चुका था कि लोग जो है अवेयर हो चुके हैं, राइट। अब यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर आई होंगी। उस टाइम में देखिए रिवोल्ट किस किस एरिया में पूरा फैला होता उस टाइम के अंदर, राइट। अब यहाँ पर ये देखिए, फेस्ड विद द power of these revolting subject, Louis XVI finally accorded recognitions to the National Assembly। अब उस National Assembly की बातों को मानना स्टार्ट कर दिया and accepted the principle that his power would from now on be the checked by a constitution। सारी चीजें अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होंगी सारी की सारी। अब लुई 16 समझ चुका था कि लोगों को अब दबाना आसान नहीं है, ठीक है, भूखे पेट लोगों को दबाना आसान काम नहीं है, ठीक है, उनको खाने के लिए रोटी चाहिए, ब्रेड चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक मजाक भी इस किंग के द्वारा किया गया था, लुई 16 के द्वारा। जब उसकी शादी हुई थी ना रानी के साथ में, ऑस्ट्रिया की जो महारानी थी, प्रिंसेस थी, तो उसमें इसने क्या किया, मजाक उड़ाया हम लोगों का। अगर लोगों के पास ब्रेड के खाने के पैसे नहीं है तो वो लोग केक खा लें, वो लोग कुछ और चीजें खा लें, कि ये ब्रेड खाना जरूरी थोड़ी है उन लोगों के लिए। तो इसका भी उस जो राजा के द्वारा जो है मजाक उड़ाया गया हम लोगों का, राइट। On the night of the 4 August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of the obligation and the taxes members of the clergy to were forced to give them the privilege। 4 अगस्त 1789 को ये जो असेंबली में पास किया गया लोगों को, जिसमें कहा गया कि अब कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा फर्स्ट और सेकंड स्टेट को, आई मीन्स क्लर्जी और नोबल लोगों को अब कोई भी जो है खास प्रिविलेज नहीं मिलेंगे, खास बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, राइट। तिथिस वर abolished and the lands owned by the churches were confiscated। as a result the government acquired assets worth the least 2 billion livres। अब यहाँ पर जो है किसानों के पास जो है एक प्रकार से खुशी की लहर ये हो गई कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हो गया है। दूसरा, जो प्रिविलेज थी, जो भी फैसिलिटियां मिल रही थी ग्रुप 1 और 2 को, क्लर्जी ग्रुप को, नोबल्स ग्रुप को, वो हटाई जा रही हैं, राइट, जिससे फ्रांस के लोगों को, फ्रांस के जो खजाने में 2 बिलियन लिवरेज भी आ चुकी थी, राइट, जिससे राजा भी खुश और जनता भी खुश हो गई थी, राइट। बट ये रेवोल्यूशन ऐसे आसानी से दबने वाला नहीं था। जैसे मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई थी, कैसे कैसे जो है राजा बनता है, लुई 16 राजा बनता है। फिर जब वो देखता है कि पूरे के पूरे जो शाही खजाना है खाली पड़ा हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है, फिर वो टैक्स बढ़ाने के बारे में सोचता है। और टैक्स बढ़ाने की जो प्रथा थी, जो असेंबली बुलाई गई थी, जो मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें वोटिंग सिस्टम इतना खराब था कि 2:1 की उसने वोटिंग सिस्टम बना रखा था, जिससे कि जो है अगर वो 2 वोट किसी और की तरफ हो जाएंगे, एट मीन्स क्लर्जी नोबल्स एक तरफ ही वोट देने वाले थे, जिससे ये पूरा का पूरा मामला ही क्लर्जी और नोबल्स ग्रुप के फेवर में चला जाता, जिससे किसान थर्ड स्टेट जो ये कह रही थी कि भाई हम जो है ये वोटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हर एक आदमी को एक वोट देने का पावर मिले, जिससे आसानी से हम जो अपने वोटिंग सिस्टम का यूज कर सके, राइट। जिससे फिर राजा उस बात को मानता नहीं है। उसके बाद में फिर चीजें जो है 1 बाय 1 क्लियर होती जाती हैं सारी की सारी, राइट। तो आप यहां तक जो मैंने पढ़ाया ये पार्ट 1 है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। आगे हम करेंगे पार्ट 2 फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, राइट। सो इतनी पिक्चर आपको यहाँ पर क्लियर हो रही है, राइट, कि आप लोगों को इतना मत दबाओ, इतना मत डराओ कि उनके अंदर से डर निकल जाए या फिर वो दबना ही छोड़ दें, राइट। तो ये है पार्ट 1 फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। आगे हम करेंगे पार्ट 2। सो थैंक यू।